टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ नव भारत की मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। लखीमपुर खीरी हिंसा में बेटे आशीष के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने आपा खो दिया है। वो एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए, उसे अपशब्द कहे और धक्का भी दिया। इन सब के बीच अजय मिश्र को दिल्ली तलब कर लिया गया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि ये मंत्री जो खुद को कानून से ऊपर समझ रहा है, उसका इस्तीफा लेकर ही हम दम लेंगे। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत की दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से घर वापसी हो गई है। इस बीच अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ उनके पोस्टर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो चुनावी राजनीति में शामिल होंगे। इस पर टिकैत ने कहा है कि उनकी फोटो का इस्तेमाल न किया जाए, वो राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं। सियासी पार्टियां अपनी जुताई खुद करें। कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट से देश में अब तक 73 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 72 केस सामने आ चुके हैं। बुधवार को महाराष्ट्र और केरल में इस नए वेरिएंट से संक्रमित 4 नए मरीज मिले। ओमाइक्रॉन तमिलनाडु और बंगाल में भी पहुंच गया है। आज विजय दिवस है। 1971 की जंग में आज के ही दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। युद्ध के आखिर में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद ही नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज उस विजय को 50 साल हो गए हैं। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जाएगा। वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली ने कहा है कि उन्हें सिर्फ 1.5 घंटे पहले ही इसकी जानकारी दी गई। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में खेलने के लिए तैयार हैं। मेरे बारे में जो खबरें फैलाई गईं वो गलत हैं। हालांकि उन्होंने रोहित शर्मा से किसी तरह की अनबन से इनकार किया। राहुल गांधी आज देहरादून में रैली करेंगे। ये रैली 1971 की जंग में पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर रखी गई है। इस दौरान युद्ध के शहीद सैनिकों के परिजन और युद्ध के नायकों को सम्मानित किया जाएगा। 71 की जंग में पाकिस्तान की हार के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। 18 दिसंबर को यूपी के शाहजहांपुर में पीएम मोदी की रैली के पहले आज बीएसपी की जनसभा होगी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शाहजहांपुर के पुवाया में रैली करेंगे। बीएसपी के मुताबिक जनसभा में शाहजहांपुर की सभी विधानसभा सीटों के लोग शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के लांबी में जनसभा करेंगे। लांबी बादल परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट से पूर्व सीएम और अकाली दल के सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल 5 बार जीत चुके हैं। अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद बीएसपी से हाथ मिलाया है। वहीं केजरीवाल पंजाब में पूरा जोर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी पंजाब में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर सकती है। इसके लिए पार्टी इंटरनल सर्वे करा रही है। जिन 2 लोगों के नाम पर सर्वे कराया जा रहा है वो है किसान आंदोलन के बड़े चेहरे बलवीर सिंह राजेवाल और संगरूर से सांसद भगवंत मान। पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव के पहले क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ तस्वीर ट्वीट कर अटकलों को हवा दे दी है। अटकलों की वजह तस्वीर पर लिखा सिद्धू का कमेंट है। सिद्धू ने लिखा है कि पिक्चर लोडेड विद पॉसिबिलिटीज। हाल ही में हरभजन ने उन अटकलों को फेक न्यूज बताया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व क्रिकेटर युवराज और वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यूपी के मेरठ में चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से पिस्टल, अधबनी पिस्टल, मैगजीन और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। यहाँ कम उम्र के बच्चों को हथियार बनाने का काम भी सिखाया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी 25 से 30 हजार में एक पिस्टल बेचते थे। इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। रांची के मैकलुस्की गंज में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विश्व हिंदू परिषद के मुकेश सोनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी हमलावर बाइक पर आए और गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस अब हत्यारों की तलाश कर रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दरभंगा में एम्स के लिए जमीन का निरीक्षण करने आने वाले हैं। उससे पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज में गोली चलने का मामला सामने आया है। डीएमसीएच में काम करने वाले 2 लोगों के बीच लड़ाई में गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीजेपी नेता के घर से 2 AK-47 राइफल्स लेकर भागे
2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से कुपवाड़ा में बीजेपी नेता का पीएसओ और दूसरा उसका साथी था। पुलिस ने आरोपियों के पास से दोनों AK-47 राइफल्स भी बरामद कर ली हैं। पुलिस ने इन दोनों के बारे में जानकारी देने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गए हैं। वो बांग्लादेश की आजादी के 50 साल और शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनकी अगवानी करने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। यूके में बुधवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 78,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो जनवरी में एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामलों से 10,000 ज्यादा हैं। माना जा रहा है कि तेजी से संक्रमण के पीछे कोरोना का ओमाइक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। यूके में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से एक मौत भी हो चुकी है और एक्सपर्ट आगे संक्रमण के और बढ़ने का खतरा जता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में बुधवार को टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 32.2% रहा, यानी जितने टेस्ट हुए उनमें से करीब 32% लोग पॉजिटिव पाए गए। दक्षिण अफ्रीका में बुधवार को कोरोना की वजह से 54 लोगों की मौत भी हुई। इटली ने 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। सरकार ने ऐसे इंतजाम किए हैं ताकि बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर में आने से हिचके नहीं। इटली में 12 साल से ज्यादा उम्र के अधिकतर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन सरकार बाकी बचे लोगों और छोटे बच्चों को टीका लगाकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का मकसद बैंकों के निजीकरण के बारे में पेश होने वाले बिल का विरोध करना है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। देश में रेजिडेंट डॉक्टरों की संस्था फोडा ने 17 दिसंबर को फिर देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। इस दौरान वो रूटीन और इमरजेंसी सर्विस का बहिष्कार करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों की संस्था ने इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। डॉक्टरों का कहना है कि नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी से उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बता दें कि नीट काउंसलिंग में आरक्षण का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए अहम बदलाव का फैसला किया है। कैबिनेट ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने का फैसला अनिवार्य नहीं होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले को ध्यान में रखा जाएगा। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने वज्र एसी बसों के किराए में 34% तक की कटौती की है। कम की गई दरें शुक्रवार से लागू हो जाएंगी। हालांकि एयरपोर्ट जाने वाली वज्र एसी बसों का किराया कम नहीं किया गया है। वहीं 8 किलोमीटर या उससे दूर जाने वालों को ही किराए में कमी का फायदा मिलेगा। बेंगलुरु में दूरी के हिसाब से अब लोगों को एसी बस में सफर करने के लिए 5 से 40 रुपए तक कम देने होंगे। दिल्ली में आज से ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम तक हल्की बारिश भी हो सकती है। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले 3 दिनों के भीतर सर्द हवाओं की वजह से न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। देर रात यहां पर आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में जवानों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। ये बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा कर्मियों के हाथ लगी। फिलहाल इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि इनपुट्स ये मिले हैं कि और भी आतंकवादी यहां पर हो सकते हैं, छिपे हो सकते हैं। इसलिए पूरे इलाके में चेकिंग अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है और साथ ही सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो देर रात इलाके में सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है और जिसमें बड़ी सफलता ये मिली कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की पत्रकार से बदसलूकी के बाद से अब विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। मीडिया से बचते हुए अजय मिश्रा टेनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कैमरे के सामने आने से भी बच रहे हैं। उधर कांग्रेस ने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन की योजना बनाई और आज संसद में भी इस मुद्दे पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। वहीं सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा।
तो आपने देखा किस तरीके से बदसलूकी पत्रकार के साथ कल अजय मिश्र टेनी ने की है, जिसको लेकर के विपक्ष अब इसे मुद्दा बना करके हंगामा करता हुआ नजर आएगा। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगे? नहीं आईटी में हो जाके ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही। और उधर रामदास अठावले ने अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग की बेवजह बताया है, तो वहीं विपक्ष पूरी तरह से मोदी सरकार को घेरने में जुट चुका है। अजय मिश्रा को जो निलंबित हटाने की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें अजय मिश्रा का कोई संबंध नजर नहीं आता है। अगर कोई प्लान हो जाएगा तो उनके लड़के का प्लान हो सकता है और उनको अरेस्ट कर दिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अजय मिश्रा के को हटाने की मांग करना ठीक नहीं है। मुझे दुख बेहद हो रहा है, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हूं मैं, और मेरा आश्चर्यचकित ना होना इस बात का कोई इंगित करता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। जिस व्यक्ति ने किसानों को कुचल देने की बात कही, बाद में सचमुच कुचल दिया, और आज इस तरह की अभद्र और अशालीन भाषा का प्रयोग, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आपकी कौन सी मजबूरी है भाई। 303 का आंकड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलते हैं, उसमें अजय मिश्रा टेनी और उनकी जैसी प्रतिभा के लोग कैसे फिट हो रहे हैं? क्या आप देश में संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आपकी मंत्रिमंडल के नायाब कोहिनूर हैं? इन कोहिनूरों को ही आप देश में स्थापित करना चाहते हैं। सबको सन्मति दे भगवान। आज पत्रकारों से वार्ता के चलते गाली गलौज दे रहे हैं, ये तो साफ जुलिस के चलते है। हम नहीं कह सकते कि साफ जुलिस के मतलब के ये होते हैं मैं कुछ बात ही नहीं कर सकते। हम तो सदन में जाते हैं बात उठाने के लिए, हम तो इसके अंदर कानूनी जो निटी ग्रिटी है उसके बारे में मैं कुछ जिक्र नहीं कर चाहते। हमारी मकसद ये होती है कि भाई ये नैतिकता के आधार पर, जिस सरकार नैतिकता की बार बार पाठ पढ़ाते हैं, ये सरकार को सदन में आके कहना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर ही हम टेनी साहब को रख रहे हैं, उनकी अपनी पद में उनको रख रहे हैं, जिन्होंने सहूलियत तक नहीं जानते। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिन्होंने गाली गलौज दे रहे हैं, मोदी जी यूपी में जाके ये कह रहे हैं कि यूपी से हम बीजेपी सरकार ने माफिया राज खत्म कर दिए हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार में ही माफियों की भरमार है। ये मैं नहीं, आप खुद देख सकते हैं। तो ये सरकार की नैतिकता के आधार पर क्या करना चाहिए सरकार खुद फैसला ले। हम तो ये मांग करते हैं कि जब किसी मंत्री के खिलाफ ये कोई सवाल उठते हैं, सवालिया कोई बात उठते हैं कि मंत्री के खिलाफ, तो वो मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। दोनों में तो एक होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अजय मिश्र टेनी के खिलाफ हमला बोला है। सुनिए। अब उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहेगी कि जो बुलडोजर माफियाओं पे चलते थे, अपराधियों पे चलते थे, आज जांच में नाम आ गए हैं। क्या बुलडोजर अब गोरखपुर से लेकर के और जो माफिया हर जगह हैं, और अब तो जांच में नाम आ गया है लखीमपुर में, क्या बुलडोजर लखीमपुर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो अखिलेश यादव को आपने सुना। देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, वही अजय मिश्र जिनके बेटे पर गाड़ी से कुचल करके किसानों को मारने का आरोप है, वही अजय मिश्र जिनके हाथ में देश की कानून व्यवस्था की बागडोर है, बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं अजय मिश्र पत्रकार के सवाल पर ऐसे भड़के कि मारपीट तक करने लगे। फोन बंद कर दे। ये देश के माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और लखीमपुर में किसानों को कुचलने वाले मोनू भैया के पापा नाम है अजय मिश्रा टेनी।
ऐसे यही जो तुम्हारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। किसानों को कुचलकर जान लेने वाले आशीष मिश्रा के पिता को एसआईटी जांच से संबंधित सवाल शूल की तरह चुभ रहे हैं। सवाल सुनते ही थार वाले मोनू भैया के पापा सत्ता की गर्मी से तपने लगे। जवाब में जुबान नहीं खुली, मारपीट पर उतारू हो गए। क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं पत्रकारों ने एक या दो सवाल ही तो पूछे थे। सूट पैंट पहने अजय मिश्रा थमथमा गए। गाली गलौज से लेकर मारपीट तक की कोशिश करने लगे। पूछो, आप पूछो, क्या सीट लगेंगे? नहीं, एसआईटी ने लगाई। एसआईटी तो पहले ही सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कोर्ट कह रही है कि इस केस में धाराएं बढ़ानी होगी। अब इससे जुड़े सवाल पर अजय मिश्रा की बौखलाहट बता रही है कि सच्चाई ने मंत्री जी की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे यही जो तुम्हारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अब देश यही जानना चाहता है कि अजय मिश्रा को ये इजाजत किसने दी कि सवाल पूछने पर वो गाली गलौज करेंगे। अजय मिश्रा को ये किसने इजाजत दी कि सवाल पूछने पर मोबाइल बंद करा देंगे। देश यही जानना चाहता है कि सवाल पूछने पर धक्का मुक्की करने की इजाजत अजय मिश्रा को किसने दी। अजय मिश्रा टेनी अभी सत्ता में है तो गुरूर और अहंकार उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। बावजूद इसके थार चलाने वाला उनका बेटा जेल में बंद है। ऐसे में उनकी बौखलाहट हर मिनट बढ़ती दिख रही है। क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं पत्रकार सवाल का जवाब चाहते हैं और अब यह सवाल सबसे बड़ा है कि पत्रकारों को गाली देने वाले, धक्का मुक्की करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा कब देंगे। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब देखिए अपने राज्य की कुछ बड़ी खबरें। झारखंड की राजधानी रांची में विश्व हिंदू परिषद के खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार देर शाम मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के मायापुरी में हुई, जहां बाइक सवार बदमाशों ने मुकेश सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो मुकेश सोनी सड़क पर गिरे हुए थे। पुलिस को सूचना देकर स्थानीय लोग ही उन्हें लेकर डकरा सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। उससे पहले सोमवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और अब वीएचपी के खल्लारी प्रखंड अध्यक्ष की हत्या ने बीजेपी को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका दे दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपराधियों की कमर तोड़ने में जुटी मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम इकबाल, आमिर, आस मोहम्मद, इरशाद, हसीन उर्फ भूरा और आमिर हैं। राशिद, शहजाद उर्फ बंटी, इसरार, शाहिद और जुल्फिकार फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बदमाशों के पास से 7 पिस्टल, 3 अधवनी पिस्टल, 201 मैगजीन, 66 मैगजीन कैप समेत भारी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है आरोपी पिछले कई सालों से अवैध हथियार बनाने का काम कर रहे थे। आरोपी 25 से 30 हजार में एक पिस्टल बेचते थे। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए असलहे तैयार किए जा रहे थे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत कल से हो रही है। आज विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट और 2022-23 के लिए लेखानुदान पेश किया जाएगा। आज औपचारिक कार्यों के साथ अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसी बीच 11 बजे अनुपूरक बजट और लेखानुदान को पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है जुलाई तक के लिए जारी होने वाला ये लेखानुदान लगभग 1.25 करोड़ रुपए का हो सकता है। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इससे पहले कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठ गए। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए काफी कम दिन बचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। राहुल गांधी आज देहरादून में हुंकार भरेंगे। राहुल देहरादून में उत्तराखंड विजय सम्मान रैली के जरिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। कांग्रेस ने इस रैली को 1971 में बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 साल का जश्न मनाने के लिए रखा है, जिसमें खासकर उस युद्ध के शहीद सैनिकों के परिजन और युद्ध के नायकों को सम्मानित किया जाएगा। राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली करेंगे। इसके लिए यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न रूट में बदलाव किया है। रैली के मद्देनजर और इसके चारों ओर 0 जोन रहेगा। जनता से अपील की गई है वो वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। विक्रम और सिटी बसों के रूट भी बदले गए हैं। साथ ही रैली में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। और इसी के साथ रुक रहे हैं बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए। खबरें आगे भी जा रही हैं, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देर रात यहां पर आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में जवानों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। फिलहाल इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की तरफ से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और साथ ही सर्च ऑपरेशन भी पूरे इलाके में चल रहा है, क्योंकि और भी आतंकी यहां पर हो सकते हैं, ऐसी कुछ जानकारी सेना को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह है, बड़ी सफलता यह है कि देर रात जब मुठभेड़ हुई तो 2 आतंकवादियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। और अभी दिन में भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। देखिए, ओमाइक्रॉन के अभी भले ही अलग अलग राज्य में 1 या 2 केस सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं वो रफ्तार डराने वाली है। अब तक 77 देशों तक फैल चुके ओमाइक्रॉन के देश में 73 केस सामने आ चुके हैं। वेरिएंट का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में देखने को मिला। ओमाइक्रॉन की डरावनी रेस, देश में 71 के पार कुल केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर। ओमाइक्रॉन लाएगा तीसरी लहर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन जिस तेजी से देश में अपने पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए सवाल उठने लगा है, क्या ओमाइक्रॉन देश में कोरोना की तीसरी लहर लाएगा? हर दिन देश के अलग अलग राज्यों में वेरिएंट के नए केस सामने आ रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के 32 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 मरीज उस्मानाबाद, 1 मुंबई और 1 बुल्ढाना में सामने आए हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि देश के किस राज्य में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के कितने केस हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 32, राजस्थान में 17, दिल्ली में 6, केरल में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2, तमिलनाडु में 1, पश्चिम बंगाल में 1 और आंध्र प्रदेश में वेरिएंट का 1 केस दर्ज किया गया है। अब ओमाइक्रॉन के बाद कोरोना के हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार सतर्क हो गई है। राज्य सरकार ने मौजूदा कोरोना प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। इधर एक्सपर्ट्स की माने तो किसी न किसी स्तर पर जाकर ओमाइक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज बेहद जरूरी है। I think it's a very important aspect, and nobody should be discussing a booster at this time by saying as a debate. Booster is not an issue on taking sides. No, we should not. Yes, we should. Booster is be recognized for every vaccination of throughout our lives,
And the booster is going to be needed at some stage. The real question is, when is the right stage? When is the right time? For who should a booster be given? And therefore keeping it within the realms of evidence and vaccine equity. That's the whole issue around it. But I would say that this is a time when variants are around the corner, and these vicious variants which are bypassing immunity, there's clear evidence from the West which tells us that if booster is given, we are better protected against this variant. उधर ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में अचानक रिकॉर्ड उछाल आया है। यहां बुधवार के दिन 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 78,610 केस दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन में मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में केस और बढ़ने की आशंका है। ऐसा तब है जब 67 मिलियन की आबादी वाले देश में 25 मिलियन लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ओमाइक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज कारगर साबित होगी। हालांकि ब्रिटेन में अचानक बढ़े मामलों के पीछे ओमाइक्रॉन वेरिएंट ही है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। बहरहाल मौजूदा वक्त में एक्सपर्ट की सलाह यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क पहनें, दूरी का ध्यान रखें और वक्त आने पर वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही कहीं तीसरी लहर को न्योता न दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जिलाध्यक्ष गुफरान नूर का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बयान में गुफरान नूर मुसलमानों के एक समूह से बात करते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। गुफरान नूर कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तभी वो राज कर सकेंगे और ओवैसी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। हमारे जो सदर हैं ओवैसी साहब, वो डराते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह से डरो। और जब इनकी स्पीच शुरू होती है सपा बसपा कांग्रेस वालों की, ये डराते भाजपा से, इंसानों से। पहले तो यही फर्क कर लीजिए। अच्छा, हम लोग मुसलमान कौम है ना, बहुत ईमान से भी नीचे चली गई है हर तरीके से। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा चेनी के पत्रकार से बदसलूकी के बाद अब विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। मीडिया से बचते हुए अजय मिश्रा चेनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। उधर कांग्रेस ने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन की योजना बनाई और आज संसद में भी इस मुद्दे पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। वहीं सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। उधर एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा है कि हम मंत्री को छोड़ेंगे नहीं। वहीं ओवैसी ने कहा है कि ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी जैसा मामला हुआ। मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। ये तो इनका एग्रेसिव नेचर और बदतमीजी करना और चोरी और सीनाजोरी करना, और इसके इतना बड़ा हादसा, कत्ल हुआ 5 लोगों का, 9 लोग की मौत हुई उनकी गाड़ी और उनके बेटे की वजह से, और वो खुद उस कॉन्स्पिरेसी में मुलविस हैं। और पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है। आपको सवाल पसंद नहीं आया तो अब नो कमेंट बोलते हैं, मगर रोक कर उससे बदतमीजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मगर जमहूरियत में न पत्रकार खामोश बैठेगी न जनता खामोश बैठेगी, उनको जवाब देना है। और वो एक्सपोज हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन की
ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद कि पूरी कॉन्स्पिरेसी उन्हीं के सामने, उन्हीं के घर में हुई, उन्हीं की गाड़ी थी। एक तो चोरी की, उस पर सीनाजोरी हो रही है, रेजिग्नेशन की बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने ये भयमुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है सत्ता का गुरूर है और साथ में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको बचाने में लगी है और उनको संरक्षण देने में लगी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानती हूँ कि इस माध्यम से आप लोग भी, सारे पत्रकार भी अपनी आवाज उठाएंगे और इनको माफी मांगने के लिए और उनको स्टेप डाउन करने के लिए मजबूर करेंगे। तो देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा वही अजय मिश्रा हैं जिनके बेटे पर गाड़ी से कुचल करके किसानों को मारने का आरोप है। वही अजय मिश्रा हैं जिनके हाथ में देश की कानून व्यवस्था की बागडोर है। वही अजय मिश्रा पत्रकार के सवाल पर ऐसे भड़के कि मारपीट तक करने लग गए। अरे फोन बंद कर दे। ये देश के माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और लखीमपुर में किसानों को कुचलने वाले मोनू भैया के पापा नाम है अजय मिश्रा टेनी। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। किसानों को कुचल कर जान लेने वाले आशीष मिश्रा के पिता को एसआईटी जांच से संबंधित सवाल शूल की तरह चुभ रहे हैं। सवाल सुनते ही थार वाले मोनू भैया के पापा सत्ता की गर्मी से तपने लगे। जवाब में जुबान नहीं खुली, मारपीट पर उतारू हो गए। क्या जानना चाहते हैं? क्या ये एसआईटी से नहीं पत्रकारों ने एक या दो सवाल ही तो पूछे थे। सूट पैंट पहने अजय मिश्रा थमथमा गए। गाली गलौज से लेकर मारपीट तक की कोशिश करने लगे। पूछो, आप पूछो, क्या सीट लगेंगे? नहीं, एसआईटी में लगाई। एसआईटी तो पहले ही सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कोर्ट कह रही है कि इस केस में धाराएं बढ़ानी होगी। अब इससे जुड़े सवाल पर अजय मिश्रा की बौखलाहट बता रही है कि सच्चाई ने मंत्री जी की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अब देश यही जानना चाहता है कि अजय मिश्रा को ये इजाजत किसने दी कि सवाल पूछने पर वो गाली गलौज करेंगे। अजय मिश्रा को ये किसने इजाजत दी कि सवाल पूछने पर मोबाइल बंद करा देंगे। देश यही जानना चाहता है कि सवाल पूछने पर धक्का मुक्की करने की इजाजत अजय मिश्रा को किसने दी। अजय मिश्रा टेनी अभी सत्ता में है तो गुरूर और अहंकार उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। बावजूद इसके थार चलाने वाला उनका बेटा जेल में बंद है। ऐसे में उनकी बौखलाहट हर मिनट बढ़ती दिख रही है। क्या जानना चाहते हैं? ये एसआईटी से नहीं पत्रकार सवाल का जवाब चाहते हैं और अब यह सवाल सबसे बड़ा है कि पत्रकारों को गाली देने वाले, धक्का मुक्की करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा कब देंगे। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और क्या इस बार साइकिल से सत्ता की मंजिल तक पहुंच पाएंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। यूपी की चुनावी बिसात पर जौनपुरिया उत्साह, जौनपुरिया शक्ति प्रदर्शन अखिलेश यादव जी का दिख रहा है। अखिलेश जी मेरे खुद साथ हैं। अखिलेश जी खुश तो बहुत हो गए आप। स्वाभाविक है, चुनाव करीब है और जनता बदलाव के लिए सड़कों पर है। जो वादे किए गए जनता को, वो वादे जुमले निकले। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के विज्ञापन भी झूठे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी सब मिलकर के बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को बदलाव चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। अखिलेश जी आप अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। अमिताभ बच्चन की मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि कॉलेज में सारी फिल्में आपने देखी हैं। योगी जी की सरकार है, उनके पास कार है, उनके पास फंड है, आरएसएस का सपोर्ट है, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह है, स्मृति ईरानी जैसी तेजतर्रार नेता है और पूर्वांचल में रवि किशन और निरहुआ जैसे अदाकार भी हैं। आपके पास क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों के साथ है। लोकतंत्र में
जिसका समर्थन जनता करेगी उसी को कुर्सी मिलती है। और 4.5 साल की सरकार के कामकाज और डबल इंजन का काम करने के तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता निराश हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है और पॉलिटिक्स में है, अगर विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है तो आने वाले समय में यही साइकिल भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। हम लोग काशी के पास हैं। यहाँ पे कबीरदास ने कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन बीजेपी वाले वो राम नाम लूट रहे हैं, आप उसको लूटते हुए नहीं दिख रहे। और कई बार ये आप पर आरोप लग रहा है कि आप श्रेय जरूर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट है, मैं क्या दावा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या दावा करती है, मुझे उम्मीद है कि प्रेस के लोग निष्पक्ष होकर के जानकारी कर करके जनता के बीच में वो तमाम दस्तावेज, तमाम आंकड़े रखेंगे कि हाँ किस प्रोजेक्ट को किस सरकार के समय शुरू किया गया, उस समय स्वरूप क्या था, आज क्या है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी का विजन था कि इस तरह के काम हो, वो आज पूरे सरकार कर रही है लेट कर करके। जहाँ तक भगवान राम के नाम के लूट की बात है, जैसे ही चुनाव करीब आता है भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मे से सब चीजें देखने लगती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है या आपके कुछ कामों को उसने पूरा करके श्रेय लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अगर हम बिजली के क्षेत्र में देखें तो बताएं कि कौन सा नया थर्मल प्लांट लगा है, कौन सी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी हैं, कितने सबस्टेशन नए बनाए हैं, निवेश कितना आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेसवे बनने थे वो कितने अपने खुद विजन के हिसाब से बनाए हो तो बताएं। एक बुंदेलखंड कहा जा सकता है। उसके अलावा मैं समझता हूँ दूसरी सरकारों के काम को इतना डिले कर दिया कि आज भी पूरी तरीके से नहीं पूरे हुए। हवाई पट्टियाँ बताएं कि 4.5 साल की सरकार में कौन सी हवाई पट्टी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? क्या चित्रकूट भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? क्या आजमगढ़ की हवाई पट्टी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? क्या कुशीनगर का एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना? क्या मेरठ का एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया? क्या मुरादाबाद की हवाई पट्टी तैयार हो गई? इसी तरह तमाम ऐसे प्रोजेक्टों के नाम मैं बता सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने छुए तक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी बताए जिस संकल्प पत्र में उन्होंने लिखा था कि लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे, डेटा फ्री देंगे, आज 4.5 साल पूरे हो गए, कौन सी टैबलेट भारतीय जनता पार्टी जनता को दे रही थी? आप तो फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, आपको सेल्फ गोल का मतलब मालूम है। आपको लगता है कि जिस तरह से जिन्ना का बयान दिया या जो कल प्रधानमंत्री को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, जो आपने काशी में 3 महीने गुजारने की बात कही, वो सेल्फ गोल है? देखिए, जो बातें कही गई, आज सरदार पटेल जी को आज भी हम याद करते हैं इसलिए कि आज के दिन याद करना भी उनके तमाम वो जो लौह पुरुष इसलिए कहा गया, उन्होंने देश को एक किया, रियासतों को एक कर दिया। और सरदार उन्हें इसलिए कहा गया कि उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। सरदार पटेल जी को आज भी हम लोग याद करते हैं। जो बात मैंने उसमें कही गई अगर पूरी देखी जाए, आगे से पीछे तक पूरा भाषण सुना जाए तो कहीं इस तरह की बात नहीं है। पर आप समझा नहीं पाए शायद। जो बात मैंने कही मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ। वो जो भी बात कही गई है उसको पूरा देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास ये सुविधा है कि किसी भी के भी स्टेटमेंट को वो कभी भी ट्विस्ट कर सकते हैं। ये सुविधा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया, जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद बीजेपी के कई नेता बहुत हमलावर हो गए हैं। हेमंत विश्वा शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश जो है बाबर की संतान है। उस पर क्या रिएक्शन है आपका? कौन बोला ये? हेमंत विश्वा शर्मा, असम। सुनने में आ रहा है कि वो बताया तो ये जाता था कि बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुत ही बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। इनसे तो अच्छा सोनेवाल ही थे। हम तो सोनेवाल ही कम से कम ठीक थे। ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं, सभी नेताओं को धार्मिक चश्मा चुनाव आते आते लग जाता है। पर आपकी तरफ से भी तो पर्सनल अटैक जो है वो हो रहे हैं। जैसे आपने चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया और अब तो मोदी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। शुरू किसने किया? लेकिन यानी आप टक्कर उसी मैदान पर उसी तरह से देंगे? शुरू किसने किया? लोकतंत्र में
एक मर्यादा होती है भाषा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतने स्टेटमेंट आते हैं, वो आखिरकार मुख्य मुद्दे पे क्यों नहीं बहस करें। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। आप भी इतने बड़े चैनल हैं, आपको बहस करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कोई लैपटॉप नहीं दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी पार्टी का विजन था, लैंड एक्विजिशन की, अलाइनमेंट किया, टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाए, सब काम समाजवादियों का था। इन्होंने केवल ठेकेदार बदल दिए, बोले काम हमारा है। दल चाहे कोई भी हो, कमोबेश हाल सभी के सांसदों का एक ही है। पर बुधवार को राहुल गांधी ने जिस लोकतंत्र की दुहाई दी है, सरकार पर जिस विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है, दरअसल उस विपक्ष का हाल बहुत ही बेहाल हो चुका है। और सबसे ज्यादा बेहाल है कांग्रेस, क्योंकि उसके अपने ही उसके साथ छोड़ रहे हैं, कोई खुलेआम तो कोई चोरी छुपे। देखिए रिपोर्ट। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिली। मशहूर शायर बशीर बद्र के इस शेर में इस सियासी तस्वीर का, इस सियासी गलबहिया का यही फलसफा है। राहुल गांधी और शिवसेना के संजय राउत लपक कर गले भले मिले पर दिल नहीं मिले। दोनों करीब तो आए पर फासला फिर भी रहा, भरपूर फासला। ये फासला आपको दिल्ली में भले ही नजर ना आए, लेकिन मुंबई में साफ साफ दिख रहा है सियासत को जानने और समझने वाले सभी लोगों को। राहुल से गले मिलने वाले संजय राउत उसी शिवसेना के सांसद हैं जिसके साथ मिलकर कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। ये वही संजय राउत हैं जो शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक हैं। इसमें कांग्रेस को लेकर एक लेख छपा, कांग्रेस को जर्जर इमारत बताया गया लिखित तौर पर। सामना का ये लेख सवाल उठाता है कि क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या गठबंधन के तीनों दल अलग थलग हैं? बातें यहीं पर खत्म नहीं होती। 28 दिसंबर को राहुल गांधी मुंबई में बड़ी रैली करना चाहते हैं, लेकिन इस रैली के लिए इजाजत नहीं दी गई। वजह बताया गया है कोरोना को। इसके खिलाफ मुंबई कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच गई। शिवाजी पार्क पर रैली करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। हाई कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश हैं। कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि राहुल जी की रैली वहाँ पे हो। लोगों को समझना पड़ेगा कि आप सत्ता में हैं या विपक्ष में। नियम कानून का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। वे हाई कोर्ट में गए हैं। अगर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया तो निश्चित रूप से उन्हें परमिशन मिलेगी। अगर कोर्ट ने नकार दिया तो हमें लगता है शिवाजी पार्क में रैली करना मुश्किल है। राजनीति के जानकार तो इसे बीएमसी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। ये वही बीएमसी है जहां शिवसेना का एक छत्र राज है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस बीएमसी का चुनाव अलग लड़ने की तैयारी कर रही है। रैली को इजाजत न मिलने के पीछे ये थ्योरी भी हो सकती है, पर मसला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, मसला कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, जिसकी स्वीकारोक्ति संकट में है। विपक्ष कांग्रेस को अपना अगुवा स्वीकार करने के मूड में नहीं है, चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो, शरद पवार हो या ममता बनर्जी। ममता तो कांग्रेस और सोनिया का विकल्प बनने निकल पड़ी हैं, ऐलान कर चुकी हैं कि यूपीए खत्म हो चुका है। और डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने लवासा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक संशोधित बोली और समाधान योजना पेश की है। देखिए रिपोर्ट। लवासा पुणे के बाहरी इलाके में स्थित भारत का पहला निजी तौर पर बनाया हुआ स्मार्ट सिटी है। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक शाखा है। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लवासा कॉर्पोरेशन कमेटी को एक संशोधित बोली के साथ नई योजना पेश की है। सूत्रों के मुताबिक डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कुल 1814 करोड़ रुपए की समाधान योजना का प्रस्ताव रखा और बोली लगाकर सभी कंपनी में सबसे आगे निकल गई। 15 दिसंबर को लवासा कमेटी स्मार्ट सिटी के प्रस्तावों पर वोट करेगी। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।